हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। अफवाह तंत्र चल रहा था अपना, और अफवाह तंत्र के अंदर अपनी जो हिमालय की नदियाँ चल रही थी। किसकी नदियाँ चल रही थी? हिमालय। ठीक है ना। पीछे ना बैठ करके आगे आ जाओ आप लोग, ताकि आवाज़ जो है मेरी आती रहे। थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। कौन सा? ये वाला कर दो, ये मत करो। ध्यान दे साहब, हिमालय तंत्र की नदियाँ चल रही थी, और हिमालय तंत्र की नदियों के अंदर हमने सबसे पहले सिंधु नदी की बात की थी। किसकी बात की थी? ठीक है। और आगे जो नदियाँ चलेगी, अब गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा होगी। सिंधु नदी के अंदर प्रमुख जो इसकी नदियाँ हैं सहायक, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, और एक्चुअल में उसका नाम हमने दिया था पंचनद। क्या दिया था? पंचनद। तो अगर पूछा जाए कि पंचनद जो है वो पंचनद किस में है? सिंधु नदी में। ठीक है। और तमाम इसके कई सारी बातें भी मैं आपको पहले दोनों के हिमालय और प्रायद्वीप के बीच में कन्वर्ट भी करा चुका था, दोनों के बीच में डिवाइड करके बता दी थी। पंचनद के बारे में भी चर्चा हमने कर ली थी। और पंचनद की जो नदियाँ थी, तो प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है? झेलम। ठीक है। अब जो आएंगी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, रावी, व्यास और सतलज। राइट। लास्ट चेनाब और झेलम तक हमने चर्चा कर ली थी, और रावी नदी चलेगी। कौन सी नदी चलेगी? रावी। लेकिन सिर्फ वर्बली एक बार थोड़ा सा हम देख लें, तो चेनाब नदी जो है, कौन सी नदी? जो किसकी सहायक है? सिंधु की मुख्य नदी। और बाकी की मुख्य 4 नदियां किस में गिरती हैं? चेनाब। इसमें से गिरती तो 3 ही है, झेलम, रावी और सतलज, क्योंकि व्यास किस में गिरती है? सतलज। ठीक है ना, जिसका एक बड़ा आपने डायग्राम बनाया था, उसमें भी आपने नोट डाउन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु नदी जो है वो कौन से देश से निकलती है? तिब्बत। ठीक है ना, तिब्बत, चीन। और वहां पर जो सिंधु नदी का ग्लेशियर, अगर हम बोले बर्फ का जमा हुआ पहाड़ जहां से निकलती है, क्या नाम है? वोखर चू हिमनद। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? कैलाश पर्वत श्रेणी, जिसके पास में एक झील है जिसका नाम मानसरोवर झील। सिंधु नदी कितने देशों से बहती है? 3। तिब्बत, चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान। राइट। सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर कल मैंने आपको बताए थे। क्लियर? एक तो था कराची, और दूसरा लेह लद्दाख। लद्दाख जो है एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और लेह जो है उसका एक क्या है? जिले का नाम। वर्तमान पहले लद्दाख में सिर्फ कितने जिले थे? 2। ठीक है ना। अब 2, एक तो साहब लेह, और एक क्या है? कारगिल। 2 तो ये, और 5 और बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 5। टोटल अब लद्दाख में कितने जिले हो गए? 7। तो उन्हीं सबसे ये जो है क्या होती है? गुजरती है। उसके बाद में कराची। कराची के पास अरब सागर के अंदर किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? पक्षीपात, पक्षी के पंजे जैसा। ओके। कौन बनाती है? सिंधु नदी। अब देखिएगा एक शब्द और कल आप लोगों ने लिखा, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, देखिए, जब भी कोई नदी मैदानी क्षेत्रों से होते हुए आती है और किसी बड़े एक महासागर में, बड़े एक
कोई भी में गिरती है, तो गिरने से पहले, अब आपको पता है नदी का जो जल है वो अपने साथ में किसको घोल करके लेके आता है? मृदा या फिर छोटे छोटे चट्टानों के क्या हो गए? टुकड़े। इन सबको कहा जाता है अवसाद। जल के द्वारा निर्मित मिट्टी, तो जल के द्वारा निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़। और आपको पता होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान कौन सी मिट्टी से बना है? पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ क्या है? मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसमें सिर्फ गंगा नदी बहती है, प्लस सिंधु नदी भी धीरे धीरे आगे जाकर के पाकिस्तान के अटक मैदानों में, कौन से मैदानों में? अटक मैदानों में। लिखवाई थी ये लाइन मैंने आपको, अटक मैदानों में प्रवेश करती, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में तो हिमालय में बहती। अब आपको पता है जब मैदानों में गई तो मैदानों में मृदा, चट्टानों के टुकड़े, यानी इनको कहते हैं अवसाद। और जैसे ही नदी गिरती है तो गिरने से पहले ये अवसादों को किनारों पर क्या करती है? बिछाती, ऐसे किनारों पर बिछाती है सब आगे तक, ऐसे। फिर ये पानी का एरिया हो जाता है ऐसे, यहां पर मैदान से बन जाता है। ये सब डेल्टा है साहब। ये सब क्या है? डेल्टा एक्चुअल में नदी के अंदर आई मृदा, चट्टान, यानी क्या है? अवसाद। वो होता है, वो किनारों पर बन जाता है तो क्या बनता है? डेल्टा। अब डेल्टा के अंदर जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ रहता है, जाहिर सी बात है पानी इसमें क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। डेल्टा के अंदर हमेशा नमी वाला एरिया रहता है। अब जाहिर सी बात है डेल्टा के अंदर घनी, या फिर बात करें घनी, या फिर बात करें उच्च जैव विविधता मिलती। क्या मिलती है? जैव विविधता। और जहां पर उच्च जैव विविधता मिले, जहां पर अत्यधिक पेड़ पौधे मिले, तो जाहिर सी बात है वहां पर जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले जानवर, वो भी सर्वाधिक मिलेंगे। तो हम पाकिस्तान की तरफ पक्षीपात डेल्टा की ना बात करते हुए एक छोटा सा उदाहरण में अगर मैं लूं, तो जैसे हमारे यहाँ पर एक नदी डेल्टा बना रही है जो है गंगा नदी। कौन सी नदी? अभी अगला इसी का कार्यक्रम चलेगा साहब। गंगा नदी निकलती है, निकल करके जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर काफी बड़ा डेल्टा बनाती है। वेरी गुड। और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक, सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर जो है पादप मिलता है, एक यहां पर एक वृक्ष मिलता है, वो उसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी, केसुरीना, इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं यहां पर। और ऐसे पेड़ पौधे जिनकी जड़ें और तने पानी में क्या रहते हैं? तैरते हुए रहते हैं, गलते नहीं है। और फिर ऊपर की तरफ काफी, इनकी जो लकड़ियां होती हैं इन पेड़ पौधों की वो काफी ज्यादा लचीली होती हैं। और जिनका जन्म ही हमेशा पानी के अंदर ही रहा हो, तो जाहिर सी बात है उससे बनाने वाली कोई भी चीज, फर्नीचर अगर बनाएंगे, क्या पानी लगने पर वो गलेगा? क्या? कभी नहीं। तो इसलिए इनके पादपों से जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है साहब नाव। क्या बनाई जाती है? नाव बनाई जाती है। और सुंदरवन का डेल्टा में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के 36 जैव विविधता स्थलों में शामिल है। विश्व के अंदर टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं जिनके अंदर सुंदरवन है साहब। भारत के रामसर साइट के अंदर सुंदरवन है साहब। जैव विविधता के अंदर सुंदरवन है। सबसे बड़ा जैव विविधता एरिया है कौन सा? सुंदरवन। क्लियर? तो नदी के द्वारा, नदी इतनी दूर से आती है, और इवन एक नदी और आती है ऊपर से, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। वो भी अवसाद लाती है। अब 2 नदियां, इतनी बड़ी बड़ी नदी अवसाद लाएगी तो बताइए क्या जलोढ़ की मिट्टी की मात्रा ज्यादा बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अभी मैंने जस्ट कहा कि जहां पर इस प्रकार की घनी उच्च जैव विविधता पाए जाए वहां पे क्या पाए जाएंगे? और पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर, आप कोई मुझे बताएगा सबसे खतरनाक जानवर कौन है? देखिएगा, सबसे खतरनाक जानवर है साहब, अगर मैं बात करूं तो वो है इंसान। आप बोलो सब शेर खतरनाक है। भारत के अंदर शेरों की संख्या लाखों की संख्या में पाई जाती है साहब। टाइगर, शेर हमेशा डरता है इंसान से, टाइगर भी डरता है, लेकिन टाइगर जो देखता है इंसान का मुंह आगे की तरफ होता है तो वो पीछे से वार करता है हमेशा।
और पीछे से बाहर करके गर्दन पकड़ लेता है, और एक बार गर्दन को बंद करके रखता है, आधे घंटे तक 5 मिनट भी आपकी गर्दन को यहाँ से बंद करके रखा तो जाहिर सी बात है श्वसन क्रिया नहीं होगी। श्वसन क्रिया नहीं होगी तो जाहिर सी फेफड़े जाम तो हार्ट जाम, और तुरंत वहाँ पर जो है आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी, आप मर जाएंगे। सभी जानवरों को ऐसे तो मारता है बाघ, टाइगर ऐसे तो मारता है। एक तो होता शेर, बब्बर शेर की बात कर रहा हूं, आप बचपन में लॉइन जिसको अपन कहते हैं शेर, वो तो पाया जाता है गिर। कहां पाया जाता है? याद करिएगा, गिर के बारे में मैंने बताया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सबसे ज्यादा संख्या में, और इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका। सबसे खतरनाक शेर होते हैं साहब अफ्रीका, और इतने खतरनाक होते हैं कि 4-5 शेर मिलकर के चलते हुए हाथी को, जबकि हाथी उन शेरों से कई गुना ताकतवर होता है। हाँ देखा मैंने, उसको भी मार डालते हैं। एक हो गया बाघ, बाघ होता है टाइगर, और सबसे ज्यादा टाइगर भारत के अंदर जिस जगह पर पाए जाते हैं वो साहब कौन सा है? सुंदर। पहले भारत में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं टाइगर, लेकिन ये जो जानवर ये इतना खतरनाक है कि इसने इनकी संख्या भी कितने पे ला दी? 0 की संख्या में, बिल्कुल सैकड़ों पर ला दी। अभी हाल ही के अंदर जो जानवरों का सर्वे हुआ है, जिसके अंदर जानवरों की गिनती की गई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या के अंदर जो जिला है, वो जो राज्य है, वो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। ठीक है, सुंदरवन का कुछ ही हिस्सा भारत के एरिया में, भारत का हिस्सा इतना ही है, बाकी सारा का सारा किस में पड़ता है? बांग्लादेश। किस में पड़ता है? बांग्लादेश। तो भारत का भी राष्ट्रीय जो नेशनल एनिमल है, ठीक है ना, वो कौन सा है? टाइगर है। और बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर, बाघ। तो बाघ यहाँ पर बाघों का प्राकृतिक आवास पूरे भारत में सबसे ज्यादा जहां पर पाया जाता है वो कौन सा है? सुंदरवन। और एक फिल्म के अंदर भी ऐसा बताया गया कि हम जो जंगल में कहीं जाएं, घूमने जाएं, तो वहाँ पे गंदगी ना करें, वहाँ पर पेड़ों को ना काटें, क्योंकि ये जो जगह है ये हमारे लिए नहीं, ये इन जानवरों के लिए सुरक्षित रहने दो। अगर इनको काटेंगे तो इसलिए कई जगह पर इन सबको सुरक्षित करने के लिए वन्य जीव अधिनियम 1972 बनाया गया। राजस्थान में 1973 में लागू हुआ था। वन्य जीव अधिनियम एक कानून बनाया गया था 1972 में। अगर कोई भी पेड़ पौधों को, जंगली पेड़ पौधों को काटेगा, पेड़ों को काटेगा, हरे भरे को, या किसी जंगली जानवर को मारेगा, तो वन्य जीव 1972 के तहत में उसको क्या होगी? सजा होगी, जेल होगी। ये कानून है। इसके बाद में जहाँ पर भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए वहाँ से गाड़ियाँ ले जाना बिल्कुल मना है। कोई नदियाँ वगैरह हैं तो उनके ऊपर बांध बना करके उन वन्य जीव क्षेत्रों के अंदर पानी पहुँचाया जाता है। कोई नदी वहाँ से नेचुरल रूप से पहले से गुजर रही है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में बांध नहीं बनेगा, क्योंकि उसका सारा पानी किस में आएगा? नेशनल पार्क के, राष्ट्रीय उद्यान में आएगा। ये सब चीज़ें बना रखी, राइट। तो अगर राज्य की बात करें सर्वाधिक बाघ तो किस में आएगा? एमपी में। लेकिन देखिए बात हमारी चल रही थी सुंदरवन किसकी? डेल्टा की। तो डेल्टा जो होता है वो नदी के सबसे अंतिम पड़ाव, जब नदी किसी महासागर में, बड़े किसी क्षेत्र में जब गिरती है तो अपने साथ साथ में किनारों पर मिट्टी बिछाती है, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। एक्चुअल में कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़, कांप मिट्टी भी बोलते हैं इसको, कांप मिट्टी, जलोढ़ ये कांप मिट्टी, ठीक है ना। और काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं इसको, चिकनी मिट्टी, क्योंकि अत्यधिक पानी का जो लेवल रहने की वजह से, बार बार आयरन ऑक्साइड वगैरह होने के कारण से मिट्टी धीरे, और इसके अंदर मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, ये क्या चीज लिखी है? कोई बताएगा मुझे क्या चीज है? जो भी कभी पढ़ चुके हैं, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हो, साइंस रही हो जिनके पास में, क्या है मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस? कभी कोई एग्जाम दिया हो, सुना हो? आज पहली बार ही सुना है क्या आप लोगों ने? काली मृदा का काला रंग किस तत्व के कारण होता है? किस तत्व के कारण होता है? मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस के कारण मृदा का क्या होता है? काला रंग। जितनी ज्यादा मात्रा में ये होगी उतना ज्यादा वो मृदा जो है बहुत ज्यादा क्या होगी? काली। और जितनी ज्यादा मात्रा इसकी होगी वो मृदा उतनी ज्यादा क्या होगी साहब? उपजाऊ। और इतनी उपजाऊ जिसके अंदर खट्टे फल, जिसके अंदर कपास, गन्ना, चावल, मूंगफली, इन सब की पैदावार की जाती है। क्लियर? इसको
अंतर्राष्ट्रीय नाम इस मिट्टी का जो है वो है चरनोजम। क्या नाम है? और राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है ना? यस। चीकनी माटी, चोमू माटी, मिट्टी नहीं माटी। क्लियर? अच्छा, अब जैसे अब जब जलोढ़ की बात चली, डेल्टा की बात चली, अब देखो साहब मेरे को थोड़ा नॉलेज है तो मैं अंदर की तरफ तो जाऊंगा ही ज़्यादा। आप सोचते होंगे कहाँ पर ये नदी पड़ाव जा रहा था, कहाँ पहुँच जाता है ये आदमी। वो आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अच्छा, कभी आपने देखा हो ईंट, घरों की जो ईंट बनाई जाती है, ईंट को पकाया जाता है, तो वो ईंट जो है वो कौन सी मिट्टी से बनती है मुख्यतः? कोई बताएगा? ये पानी आज ही लेके आए थे क्या? बताओ। वेरी गुड। मैंने क्लास में एक दिन चर्चा भी की थी, आपको बताई थी क्या? जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर मिट्टी कौन सी मिलती है? लेटराइट। और लेटराइट मिट्टी जो है ईंट बनाने के लिए, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है, वहीं पर ही मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो है मैदानी मिट्टी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेगिस्तानी मिट्टी, जहाँ पर कभी ज्वालामुखी रह चुका वहाँ पर काली मिट्टी, जहाँ पर जल की मात्रा अभी भी हो तो जलोढ़ मिट्टी। बात समझ में आनी है? ये ऐसे धीरे धीरे मिट्टी बनती जाएगी। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मिट्टी सूख चुकी, तो जिसके अंदर पहले से बारिश हो चुकी और बारिश होकर के आयरन ऑक्साइड बन गए और मिट्टी सूख चुकी, तो पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी? पीली मिट्टी। गाँव के अंदर आज भी आपने देखा होगा चूल्हे जो होते हैं, अरे जिसके अंदर हम जलाते हैं, उन चूल्हों को लीपा जाता है। कौन सी माटी? पीली माटी। नहीं काली नहीं, पीली माटी। क्लियर? काली मिट्टी जहाँ पर होगी तो काली मिट्टी से, पीली माटी से। आज भी गाँव के अंदर पूरे जो कच्चा मकान होता था, आंगन को जो पूरे को लीपा जाता था, क्या किया जाता था? गोबर प्लस पीली माटी, उन दोनों को मिक्स करके और फिर लीपा जाता था, पीली माटी। तो जहां पर बारिश की मात्रा जो है बहुत कम हो और सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़े तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? पीली मिट्टी। और जहां पर बारिश हो मौसम के अनुसार तो वो मिट्टी फिर वहां पर कैसी हो जाएगी? लाल। क्योंकि कभी आप मिट्टी के अंदर चुम्बक घुमा करके देखना, क्या घुमा के देखना, और चुम्बक बाहर निकालने में क्या चुम्बक जैसी थी वैसी निकल के आएगी क्या? नहीं साहब, उसके अंदर कुछ देखना बुरादा से चिपक करके आएगा। चिपक करके आ रहा है तो मतलब उसके अंदर क्या चिपक करके आ रहा है? लोह तत्व चिपक करके आ रहे हैं। और जैसे ही उसके ऊपर सूर्य का क्या बोलते हैं, बारिश की बूंदें पड़ेगी मिट्टी के ऊपर, तो उसके अंदर उस आयरन ऑक्साइड, उसके अंदर लोहे की मात्रा के अंदर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। वो ऑक्सीकरण होगा आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड होकर के उसमें जंग लगेगी, और जंग का रंग कैसा होता है? लाल। कभी बारिश के मौसम में कूलर छत पे रहे आपके और उसके ऊपर बारिश हो, देखना उसके जहां पर उसको जो जॉइंट होते हैं, बुलेट होते हैं, वहां से देखना धीरे धीरे जंग जो है, जंग धीरे धीरे नीचे की तरफ पिघलने लग जाती है, नीचे की तरफ ऐसे निशान से पड़ जाते हैं। और यही जंग अगर सूख जाए तो फिर वो कैसे रंग का हो जाती है? पीली रंग की हो जाती है। राइट? यस। तो ध्यान रखना, तो ये मिट्टी लाल और पीली कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो आपके अगर डेल्टा क्षेत्र में मिट्टी का बोले तो मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़। अरे कैसी होती है? डेल्टा जो बनता है वो हमेशा नदी के कहां बनता है? बताइए। किनारों पर नहीं, लास्ट में नहीं, मुहाने पर, यस, गंतव्य पर, संगम पर, यस, तीनों पर। मुहाने पर, अब आपने बोला किनारे पर तो इसका मतलब यहां भी बन जाएगा फिर तो जहां से निकल रही है तो उसके किनारे पर। आपने बोला नदी के किनारे पर, नहीं साहब, उसके सबसे अंतिम पड़ाव। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये वहां तो डेल्टा जो है सबसे उपजाऊ होती है। डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता कैसी पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। घने पेड़ पौधे सदाबहार पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सदा। और सदाबहार के बारे में आपको बता चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पेड़ की पत्तियां गिरती नहीं है, गिरती तो हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अलग मौसम के अंदर अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है ना? यस, तो वो हरे भरे रहेंगे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां गिरती रहती हैं। राइट? यस। कुछ याद करिए, एक दिन मैंने बताया भी था शायद आपको डायग्राम बना कर। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो है गिरना शुरू होगी, कुछ हरे भरे रहेंगे। और जब ये इनकी पत्तियां हरे भरों की गिरना शुरू होती है तो ये कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं। तो पूरा एरिया ही कैसा दिखता है? सदाबहार। ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं।
अगर वो पत्तियां कभी नहीं गिरेगी, वो उसके जीवन का एक चक्र है, वो एक जीवन की प्रक्रिया है साहब, अगर वो नहीं गिरेंगी तो जाहिर सी बात है वो पेड़ कभी जिंदा नहीं रह पाएगा। समझा मेरी बात? यस, वो पेड़ जो है जल जाएगा, कभी नहीं होगा। और एक साथ अब इसकी पत्तियां ही सदा, किसी पेड़ की पत्तियां ही सदा हमेशा के लिए ही गिर जाएं तो इसका मतलब पेड़ क्या हो गया? सूख गया। क्लियर? यस। तो इसलिए ज़्यादा घने बाल भी नहीं होने चाहिए, तो ज़्यादा गंजा भी नहीं होना चाहिए आदमी, नहीं समझे आप? यस, ऐसे बिल्कुल सेम मेरे जैसा सिस्टम होना चाहिए। तो हिमालय तंत्र की नदियों में सिंधु बता दिया, तो सिंधु क्या बता दिया? सिंधु का जो डेल्टा है वो क्या, सिंधु नदी का डेल्टा कैसा है? पक्षीबाड़ डेल्टा, ठीक है ना? यस। और यहाँ पर जो इसकी नदियाँ हैं वो टोटल कितनी है? 5, जिसके अंदर किसकी बात कर ली? चेनाब और किसकी? झेलम। अब किसकी बात करेंगे? रावी। ध्यान रखना, रावी नदी की हम बात करते हैं, और करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पहले फिर लिख भी लेंगे साथ के साथ। ध्यान दे इधर, रावी नदी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से ही निकलती है साहब। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ पर एक दर्रा है, और वहाँ पर उस दर्रे के पास से और एक गांव है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है बाराभंगल गांव। कौन सा गांव है? बाराभंगल गांव के पास से और एक दर्रे से निकलती है, और निकल करके कुछ ऐसे और आगे जाकर के सीधी ये नदी किस में गिर जाती है? एक मुख्य नदी बताई थी ना? यस। तो घबरा क्यों रहे हो आप लोग? ये इसमें गिर जाती है। इस नदी का नाम है साहब क्या? चेनाब। ठीक है? यस। बाकी की एक नदी सिंधु जो यहाँ से ऐसे जाती है, और चेनाब नदी अपना जल किस में गिराती है? यस, जहाँ पर ये गिरती है, ठीक है ना? यस। तो ये सिंधु सराई नामक स्थान है, उच्च शरीफ सिंधु सराई, वहाँ जाकर के गिर जाती है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश, आप देखिएगा, अब मैंने बताया था सिंधु, झेलम और चेनाब, एक नदी और है, वो कौन सी नदी है? झेलम। वो यहाँ से निकलती है ऐसे, और इसके पास बनाती हुई किनारा, और यहाँ गिर जाती है। ऊपर की 3 नदियाँ जिसका 80% पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान। अब नीचे की नदियाँ, एक तो रावी होगी, दूसरी व्यास, ठीक है, और सतलज साहब यहाँ से निकल के आती है ऐसे और फिर गिरती है। अब एक बात बताइए मेरे को, 3 नदियां, तो इन तीनों नदियों का पानी जो है कितना परसेंट? ये सारी 80%, 20%, 80%, 20%, क्या बता रहा हूं? कौन सा समझौता? सिंधु नदी जल समझौता लिखा था अपन ने। यस। तो अब जाहिर सी बात है, इसका 80% पानी उपयोग में करना होगा, तो इन नदियों के ऊपर बड़े हम क्या बनाएंगे? बांध। अरे क्या बनाएंगे? बांध। वो बांध देखिए कुछ इस प्रकार से होंगे साहब। ये देखो, वही चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, पढ़ रहे कौन सी है? रावी नदी। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी है, और जगह का नाम है बाराभंगल। क्या नाम है? गांव का नाम बाराभंगल के निकट, और वहां से निकलती है। उसके बाद में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है चमेरा बांध। कौन सा बांध? उसके बाद में थीन परियोजना, या फिर नाम है रणजीत सागर बांध। उसके बाद में आती है शाहपुरा कंडी बांध। ये सबके सब जो बांध आप देख रहे हैं, सबके सब पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ते हैं? उसके बाद आगे जाकर के सराय सिंधु नामक स्थान पर पाकिस्तान में किसके अंदर गिर जाती है? चेनाब। ये मुख्य नदी है साहब। कौन सी नदी है? चेनाब। और ये जहां पर गिरती है जगह का नाम क्या है? मिठनकोट। और जो कि ये चेनाब नदी किस में गिरती है? सिंधु नदी। तो देखिएगा रावी नदी भी अपना जल किसके अंदर लेके जा रही है? सिंधु नदी में, क्योंकि गिर किस में रही है? चेनाब। चेनाब अपना जल सिंधु, और सिंधु से जल किस में गया? अरब सागर। तो बताइए क्या अरब सागर की नदी है या नहीं है? बिल्कुल है। पूछेगा आपसे निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, तो जो है वो आपको याद करनी है, जो नहीं है वो अब आएंगी बंगाल खाड़ी की तरफ। बोला बात समझ गए क्या? यस। लिखेगा रावी नदी, लिखिएगा साहब रावी नदी। उद्गम उद्गम हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में बाराभंगल गांव, बाराभंगल गांव बाराभंगल गांव, ठीक है, ब्रैकेट में करना रोहतांग दर्रे के पास से रोहतांग दर्रे के पास से कुल्लू की पहाड़ियां, कुल्लू की पहाड़ियों से, कुल्लू की पहाड़ियों से लिख लिया, लिखेगा यह नदी, अगला पॉइंट, तीर पंजाल व धौलाधर, यह नदी पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणियों के मध्य बहती है। पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणियों के मध्य बहती है। लिख लिया। अच्छा साहब, झेलम नदी का पौराणिक नाम बताइए। झेलम का वितस्ता, वेरी गुड। बताइए चेनाब नदी का अश्किनी, वेरी गुड। क्या नाम है? अस्किनी, बोलना नहीं। अगर आपको रावी नदी का पौराणिक नाम बोले तो याद रखना साहब पुरुषणी। क्या नाम है? परुषणी या फिर पुरुषणी या फिर परुषणी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है। पौराणिक नाम परुषणी, अन्य नाम इरावती और लाहौरी। लाहौरी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके किनारे पाकिस्तान का कौन सा शहर बसा हुआ है? लाहौर, वही गदर फिल्म वाला। यहां पहले एक हैंडपंप था जो अब नहीं है। ये लाहौर में एक गांव है, ठीक है ना, यस, वहां पर था एक मोहल्ले में, उसकी पड़ोसन मेरे वहीं की। लिख लिया? तीनों नाम लिख लेना, पुरुषणी, इरावती और लाहौरी। एक्चुअल में पौराणिक नाम क्या है इसका? पुरुषणी। पौराणिक नाम इरावती नहीं है, इरावती तो अन्य नाम है इसका। भारत लिखिएगा, भारत में लंबाई 720 किलोमीटर, आपको सिर्फ भारत की याद रखनी, 720 भारत में लंबाई। नेक्स्ट लाइन लिख ली क्या? लिखिएगा, इस नदी किनारे पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है। लाहौर शहर स्थित है। लिख लिया? सराय सिंधु, देखिए नेक्स्ट लाइन, गंतव्य, संगम या गंतव्य, सराय सिंधु पंजाब पाकिस्तान में। मैंने बोला था एक पंजाब हमारे इधर है तो पंजाब उधर भी है। अरे है या नहीं है? यस, क्योंकि पहले पूरा एक ही एरिया था, बाद में पार्टीशन हुआ तो अलग अलग हो गया। सराय सिंधु पंजाब पाकिस्तान में किस नदी में गिरती है? चेनाब नदी। अच्छा, झेलम नदी चेनाब में कहां गिरती है? जंग नामक स्थान पर। लिखवाया था क्या? यस। लिख लिया? इसका भाव क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होता है, ठीक है ना, और बाद में किस में चली जाती है? सीधी पाकिस्तान है।
ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखी है नीचे कि इस नदी के किनारे दशराज का युद्ध लड़ा गया था। उस समय जो आर्य जनजाति थी वो सिंधु नदी के आसपास की तरफ रहती थी, ठीक है। और वहां के आर्य जनजाति का एक राजा था, आर्य जाति का एक राजा था जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? और अन्य छोटी छोटी जनजातियों के 10 राजा मिलकर के उनके बीच में युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के मध्य। तो युद्ध क्या कहलाया? दशराज का युद्ध। क्लियर? और दशराज का युद्ध हुआ था और जिसमें जो भरत शासन का राजा था जिसका नाम था राजा सुदास, वो क्या हो गया था? जीत गया था। क्लियर? और जो कि रावी नदी चिनाब की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में माना जाता है। नोट डाल के लीजिए। इस नदी के किनारे दशराज का युद्ध लड़ा गया था। इस नदी के किनारे दशराज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और 3 बांध परियोजना है, चमेरा बांध परियोजना, रणजीत सागर बांध परियोजना, शाहपुर कंडी परियोजना। ठीक है ना। तीनों ही हिमाचल प्रदेश, और रणजीत सागर बांध का पानी पंजाब में भी आता है, शाहपुर कंडी का पानी पंजाब में भी आता है। इस प्रकार से लिख लेना तीनों का। चमेरा बांध परियोजना, रणजीत सागर बांध परियोजना, रणजीत सागर ओब्लिक में थीन परियोजना भी कर सकते हैं, बांध परियोजना, शाहपुर कंडी बांध परियोजना। बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नहरें, बिजली, सिंचाई के लिए नहरें, पेयजल सब निकाला जा सके। बांध ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम परियोजना होता है, बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना। लिख लिया आप सब लोगों ने? ये लीजिए, ये रावी नदी थी, बस इतनी सी। ओके। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन सा बांध है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है साहब सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ध्यान दीजिएगा, इसका तो डायग्राम होगा ही नहीं, शायद नहीं है। चलो देखें इधर। ये ऊपर की तरफ पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश। क्या नाम है? कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में ही वहां पर तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी झीलों के अंदर शब्द आ जाए ताल, क्या शब्द आ जाए, तो मैं आपको बता देता हूं ये ताल होता क्या है। ताल एक विशेष प्रकार की क्या होती है? झील। जैसे आपने जयपुर में सुना होगा ताल कटोरा, सुना है क्या आपने? नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग गोविंद देव जी गए होंगे। गए हैं क्या? गोविंद देव जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे की तरफ एक बड़ी झील है और उस झील का नाम है ताल कटोरा। क्या नाम है? ये ताल शब्द इन्हीं से लिया गया है। ताल का मतलब हो गया कि जिसके अंदर, एक प्रकार की झील जिसके अंदर बारिश का पानी, नदी नालों का पानी उसके अंदर इकट्ठा हो, वो क्या कहलाता है? ताल।
तो ताल जिसमें बारिश का पानी प्लस वहां पर जो भी ग्लेशियर है, जो भी क्या है, हिमनद ग्लेशियर है, उनका अस्थायी धाराएं, उनका पानी अस्थायी धाराओं से कोई भी आकर के और एक जगह इकट्ठा होकर के उसके अंदर भर जाए, उसको क्या कहा जाता है? ताल। अरे क्या कहते हैं? ताल। हिमनदों के अस्थायी धाराओं का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो उसके अंदर। अब बारिश का पानी, हिमनदों का पानी, जाहिर सी बात है कैसा पानी होगा? ताज़ा पानी, पीने योग्य पानी, मीठा पानी, मीठी पानी की झील, ताज़ा पानी की झील, फ्रेश वाटर। तो जाहिर सी बात है जो ताज़ा पानी होगा, तो यानी ताल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? पेयजल के लिए। समझ गया? जब आप कभी उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे तो वहाँ पे कई सारी झीलों के नाम आप देखने को मिलेंगे, जो कि अगला मेरा टॉपिक होगा। राकसताल यहाँ पर है तिब्बत में, भीमताल, नैनीताल, समझना मेरी बात, सात ताल, खुरपा ताल, नोखुचिया ताल, इस प्रकार की कई सारे तालों के नाम। तो ये सारे ताल का जो पानी है वो किससे आता है? हिमनदों से, बरसात की छोटी छोटी अस्थायी धाराओं से, और पानी आकर के उसमें गिरता है। तो इस प्रकार की झीलों को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। क्लियर? गोविंद जी के मंदिर के पीछे ताल कटोरा, कटोरे नुमा झील है। कैसी झील है? कटोरे नुमा। और बरसात के नदी नालों का पानी उसके अंदर गिरता है तो क्या बन गया? ताल बन गया। कई जगह पर इन तालों को सरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोवर, जिसके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा हो। ओके, तो ताल। तो यहां पर एक झील है जिसका नाम है राकसताल। कैलाश वगैरह पर्वत की अस्थायी धाराओं का पानी इसमें इकट्ठा होता है, और वहां से एक नदी का उद्गम होता है साहब। किसका उद्गम होता है? एक नदी का। और वो नदी है साहब सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। और वो भारत में प्रवेश करती है, और फिर भारत में बहती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई सीधी किधर चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाकर के, और एक नदी है साहब चेनाब नदी। कौन सी नदी? उसमें जाके गिर जाती। अब सतलज जो नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, तो आपको पता होगा, मैंने कहा कि दो पहाड़ियों के बीच में से अगर कोई कटाव वाला एरिया बना हुआ है जिसमें से आने जाने का क्या तो रास्ता हो या फिर कोई नदी जा रही हो, उसको कहा जाता है साहब दर्रा। क्या कहा जाता है? और इस दर्रे का नाम, जिस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। और भारत में प्रवेश करती है, कुछ बांध बनाए गए हैं इसके ऊपर, और जाकर के सीधी किस में गिर जाती है साहब? चेनाब नदी। क्लियर? लिखे साहब, सतलज नदी। उद्गम राकसताल। राकसताल, ताल का मतलब झील ही होता, आप लिख लेना राकसताल झील। ऊंची झीलों में शुमार है। राकसताल झील, ठीक है, 4555 मीटर ऊंची, ब्रैकेट में 4555 मीटर। हाँ, ये और है एक क्वेश्चन कि अगर आपको पूछ ले कि भाई सबसे ऊंची झीलें, ठीक है ना, ये तो तिब्बत में है, ये तो किस में है? तिब्बत में। अगर भारत की ऊंची झील, तो भारत का ये है जो इस प्रकार से आगे जा रहा है, यहाँ पर सिक्किम है, और फिर भूटान है, और फिर ऐसे। सिक्किम के अंदर एक झील है जिसका नाम है चोलामू। क्या नाम है? चोलामू, अभी आगे आएगी। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची क्या है? झील। क्लियर? भारत की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे जो है प्राकृतिक, सबसे मीठे पानी की, सबसे खारी, ऐसे कई प्रकार के शब्द आएंगे, वो झीलों में आएगा। तो ये लिख लेना, कैलाश पर्वत तिब्बत से उद्गम, कैलाश पर्वत तिब्बत से। वही पौराणिक नाम, इसका पौराणिक नाम है साहब सुतुद्री। सुतुद्री। अगर इस प्रकार से नहीं तो कई जगह पर इसका नाम सतुद्री लिखा हुआ है, ये भी सही है। सुतुद्री भी सही है, सतुद्री भी सही है, कोई दिक्कत नहीं।
दोनों बातें। उपनाम लिखना लॉन्ग चैन खम, तिब्बत में, तिब्बत में इसे कहते हैं लॉन्ग चैन खम। लॉन्ग चैन खम्ब, एक ही बै लगाना ओनली, लॉन्ग चैन खम्ब ब्रैकेट में कर लेना, तिब्बत में कहते हैं। कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, कुल लंबाई 1450 किलोमीटर। और लिख लेना भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, एनसीईआरटी का आंकड़ा है, बहुत जगह पर आपको ये आंकड़ा नहीं मिलेगा, भारत वाला 1450 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। दोनों लिखना 1450 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट, गंतव्य या संगम किस में गिरती है साहब? चेनाब नदी में, ठीक है ना। और ये जो जगह है इसका नाम है उच्च शरीफ, बहावलपुर पाकिस्तान। उच्च शरीफ बहावलपुर पाकिस्तान। और जबकि रावी नदी कहाँ गिर रही है बताओ? सिंधु सराय नामक स्थान पर, क्लियर। ये गिर रही है उच्च शरीफ चेनाब में, बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर। और लिखना भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। और एक बात और लिख लेना, जो इसकी लंबाई है वो पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक, जबकि मुख्य नदी कौन सी है साहब? चेनाब। और सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है साहब? बोलो, सतलज। ये बात ध्यान रखना, इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक। और इस सतलज नदी भारत में प्रवेश से पूर्व 400 किलोमीटर किस में बहती है? तिब्बत में बहती। ये भी लिख लेना। वैसे तो मैं बांध में चर्चा करूंगा आपकी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो पॉइंट आएगा ये बांध में आएगा, ठीक है ना। इसका डायग्राम वगैरह सारा जो कि अगला होगा मेरा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसके ऊपर जो है 3 बांध परियोजना है। कितनी बांध परियोजना है? 3 तो क्या, वैसे अगर मैं बोलूं तो कम से कम 4-5 है इसके ऊपर, लेकिन 3 इसकी प्रमुख है। एक जो बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिसका नाम है नाथप्पा झाकरी बांध। और ये नाथप्पा झाकरी बांध जो है वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। एक बांध और है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है भाखड़ा। क्या नाम है? एक बांध और है जो पंजाब में है और इसका नाम है नांगड़, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ये पड़ता है साहब पंजाब में, और इसका पानी इकट्ठा होता है एक साथ दोनों का, तो इसलिए बांध का नाम बन गया भाखड़ा नांगल बांध। अरे क्या बन गया? भाखड़ा नांगल। फिर आगे इसके अंदर जो है एक नदी गिरती है व्यास। कौन सी नदी गिरती है? और दोनों के संगम पर एक और बांध बन जाता है जिसका नाम है हरिके, और जहां से साहब एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पश्चिमी राजस्थान को पानी पहुंचता। लिख लीजिएगा साहब,
सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं, सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं। है क्या कह रही है? लिख लिया था क्या? तेरी गलती नहीं इसमें। हाँ सब मेरी। लास्ट वाली लाइन में लिख लेना, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज और व्यास नद के संगम पर पंजाब में स्थित हरीके बैराज से होता है और ये भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है। वो हिस्ट्री वाले सर आएंगे नहीं क्या आज भी? हाँ? लिख लिया क्या? पॉइंट बना के लिखना। बाखड़ा नांगल बांध परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इससे उत्पन्न बिजली, इससे उत्पन्न बिजली आसपास राज्यों को आपूर्ति की जाती है, आसपास के राज्यों को आपूर्ति की जाती है। इस बांध के पीछे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी जलाशय, दूसरा सबसे बड़ा नदी जलाशय गोविंद सागर, जलाशय
स्थित है। गोविंद सागर जलाशय स्थित है। ठीक है। बांध से संबंधित और विभिन्न चर्चा, किसने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु कहा, स्वतंत्रता के बाद में भारत का सीमेंट कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध, इतना बड़ा है कि आसपास के राज्यों में पानी पहुंचाया जाता है, बिजली पहुंचाया जाता है, सिंचाई पेयजल के लिए, भाखड़ा नागल। अच्छा, ये मैंने आपको लिखा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो है बांध जलाशय, नदी बांध जलाशय। देखिएगा, कोई भी नदी और नदी के ऊपर जब बांध बनाया गया तो जो बांध के पीछे का जो पानी इकट्ठा होता है वो क्या कहलाता है? जलाशय कहलाता है। और भारत का पहला जो ये जलाशय है उसका नाम है साहब गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ये जलाशय रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पर, कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी जलाशय है। एक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी और उसके ऊपर बांध बना है रिहंद बांध, और जिसके पीछे का जलाशय भारत का सबसे बड़ा नदी जलाशय है। पानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। कभी किसी बांध पे को आप देखने गए हो? कितने लोगों ने बांध को देखा है? कोई भी छोटा मोटा बांध आसपास घर के, कहीं नहीं देखा गरीबों? अच्छा, एक ने देखा है। और किसने देखा? किसी ने नहीं देखा? अरे किसने नहीं देखा क्या? सही बात है सर, हम कौन सा डूबने जा रहे थे। कोई बात नहीं देखा तो। बांध के पीछे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उसको जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाशय। वो बांध जलाशय होता है। अरे वो पानी इकट्ठा होगा तभी तो नहरों के द्वारा पानी इधर उधर पहुंचाया जाएगा। बीसलपुर के पीछे जो है पानी इकट्ठा कर रखा है, और पूरा पानी जो आसपास की नदी नालों के द्वारा उसमें इकट्ठा हो गया, नदी के द्वारा इकट्ठा हो गया, तो उसी पानी का उपयोग जो है पेयजल वगैरह के लिए करते हैं। और हमारे घरों में जब देखो वो नल जो आते हैं उसी से तो आते हैं। और जिस दिन नल आते हैं, जैसे शाम को नल आने वाला है 5 बजे, तो हम क्या करेंगे? कल का भरा हुआ पानी उसको ढोल देंगे और बोलेंगे साहब ताज़ा पानी भर लें। और जबकि ये पता नहीं कितने दिनों से भरा हुआ है, तो बताइए ताज़ा पानी हुआ क्या? यस, नहीं हुआ सर। कभी आप बीसलपुर का जो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आप देखने जाएं, जो इसका ये, अगर ये कभी लाइफ में मौका मिले आपको, जिनके पास में ज्योग्राफी रहता है तो उन लोगों को कई बार मैं उसके लिए लेके जाता हूँ ज्योग्राफी के टूर पर। शैक्षणिक टूर होता है वो, फाइल बनानी है। तुम्हें क्यों लेके जाना है? तुम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें क्यों लेके जाना? मैं पढ़ाई लिखाई करो, क्या घूमने में क्या रखा है? तो जब वे लेके जाते हैं तो वहाँ पर प्लांट वगैरह, जिस तकनीक से पानी आता है, ऑटोमेटिक तकनीक से, और पूरे प्लांट के अंदर जैसे ही वो पानी छोड़ा जाता है, सब मछलियाँ वगैरह सब एक साथ उसी में इकट्ठी होती हैं। नहीं समझा? इकट्ठी होकर उसमें कई पिस जाती हैं, मर जाती हैं, और उसके बाद में उस पानी को एक अलग जाल के माध्यम से वो अलग छन जाता है पानी, और तुम्हारा पानी घरों के अंदर आ जाता है। बरसात का पानी और कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाते हैं कि इसके अंदर फिर वो थोड़े बहुत जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। घरों में आता है और तुम वही नल से पे डायरेक्ट पानी पीते हो। नहीं समझा मेरी बातें? फिर कहती है कि साहब शरीर जो है पता नहीं इतना खाती हूँ फिर भी नहीं बन रहा। कारण है उसके पीछे जल का भी सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा जलाशय। दूसरा जलाशय गोविंद सागर जलाशय। बोलो, बात समझ गए क्या? यस। नेक्स्ट नदी लिखेगा व्यास नदी। उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से उद्गम। गंतव्य या संगम हरि के बैराज
रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी में। रोपड़ पंजाब में। कुल लंबाई 460 किलोमीटर। कुल लंबाई 460 किलोमीटर। लिखेगा नेक्स्ट। पौराणिक नाम विपाशा। विपाशा नहीं, विपाशा। आपको पता है अगर जो ये लोग योग करते हो, क्या करते हो, योग, तो योग में एक मुद्रा होती है विपाशा मुद्रा, ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन, वो विपासना, विपाशा कहलाती है। विपासना, विपाशा। दूसरा नाम और कर लेना, अर्गिकिया। अर्गिकिया अन्य नाम, जैसे इरावती नाम था ना, कौन सी नदी का, रावी नदी का, वैसे अर्गिकिया। पौराणिक नाम विपाशा। व्यास नदी लिख लो, पंजाब की प्रमुख नदियों में से एक है, ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख लो। इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है, व्यास नदी का। इसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है। लिख लिया। और दो बांध परियोजना कर लेना, एक पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, दूसरा पढ़ो बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, और तीसरा बांध है हरि के बैराज। तीसरा कौन सा है, हरि के बैराज। और हरि के बैराज बांध कहाँ पड़ता है, वाह, पंजाब में, रोपड़ पंजाब। लिख लिया।
ध्यान दे साहब, इन नदियों के बीच में जो आप देख रहे हैं ये एरिया येलो कलर का, ये सब मैदान है। ये मैदान कैसे बनते हैं? नदियाँ, दोनों नदियों के द्वारा बीच के अंदर जो है अवसाद बिछाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी बिछाई जाती है, और इन मैदानों के अंदर क्या की जाती है? फिर उपजाऊ मैदान में खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो साहब अगर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात को, तो यहाँ पर भी खेती की जाती है। यहाँ पे बागान लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? फलों के बागान लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बादाम के, अखरोट के और सेव, इनकी सबसे ज़्यादा जो है क्या की जाती है? पैदावार की जाती है। और भारत के अंदर जो सेव की पैदावार होती है, आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ 2 ही राज्यों में होती है। एक तो होती है साहब जम्मू कश्मीर में, और दूसरी कहाँ पर होती है? हिमाचल प्रदेश में। 2 जगह पर। आपने कभी देखा होगा वो एक बिल्कुल ऐसे रेड से कलर का, एकदम छोटा सा रेड से कलर का जो सेव आता है, सबसे स्वादिष्ट और मीठा होता है, ठीक है ना? वो जो सेव आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से आता है? और एक सेव आपने कई बार देखा होगा, जब कभी भी आप 1 किलो, अगर आप बोले साहब 1 किलो देना, तो उसके अंदर जो सेव है वो 2 या 3 ही चढ़ते होंगे। वो काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। अंदर से उसके जो अंदर से जो उस सेव का जो गूदा होता है वो बिल्कुल नरम होता है एकदम। वो होता है कश्मीरी सेव। कैसा सेव होता है? कश्मीर। क्लियर? अगर आप कभी वहाँ घूमने जाएंगे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, और एक्चुअल में इन सब बागानों में, तो आप वहाँ पर उस बागान के अंदर तोड़ करके भरपेट खा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह जो आदत है तुम्हारी, वो ला नहीं सकते तुम लोग, ठीक है ना? यस, खा सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते, ऐसा है वहाँ पर है। लाना हो तो फिर पैसा देना पड़ेगा आपको किलो के भाव में। हाँ, पैसे में। खाना हो तो फ्री की बात करो, फ्री। आप वहाँ कितना ही खाएं, जैसे किसी किसान के खेत में आप जाएं, चने की फसल हो, टमाटर का, तो आप खा सकते हैं, वो मना नहीं करेगा आपको। दिल इतना बड़ा ले जाने के लिए भी वो ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको दे देगा। लेकिन आप सोचो कि खेत का आधा हिस्सा ही मैं पूप पाड़ के घर ले जाऊं, तो किसान शायद फिर आपको देगा नहीं ना। तो वहाँ के किसान ऐसे, तो वहाँ पर इन सब की पैदावार। फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर चावल, गेहूं की पैदावार ज़्यादा की जाती है। किसकी पैदावार की जाती है? इनके मैदानों का नाम है। इन मैदानों का नाम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो आप सिंधु और झेलम के बीच में जो आप मैदान देख रहे हैं, इसका नाम है सिंधु सागर मैदान। क्या नाम है? ये मैदान नंबर 1 सिंधु सागर मैदान बोल दो या फिर दोआब बोल दो। दोआब शब्द इसलिए लिखा क्योंकि देखा 2 नदियों के बीच में, ये मैदान भी 2 नदियों के बीच, ये मैदान भी 2 नदियों के बीच, ये मैदान भी 2 नदी, ये मैदान भी 2। याद रखना, पहला आएगा सिंधु सागर। कौन सा आएगा? सिंधु। अगर पूछ ले सिंधु सागर किसके बीच में, तो आप बोलेंगे सिंधु और झेलम, राइट? यस। फिर अगला आता है नंबर 2। नंबर 2 आता है, इसका नाम है छाछ दोआब। एक तो होता छाछ जो आप लोग पीते हो, कई हरियाणा की तरफ छाय बोलते हैं इसको, छाय है ना। दही का मट्ठा, दही को जब उसको जो है रई से मथल करके घी अलग कर लिया जाता है, बचा हुआ छाछ, वो अलग चीज। ये जो बता रहा हूँ छाछ, लेकिन राजस्थानी भाषा में छाछ भी होता है। अरे शादी ब्याहों के अंदर आपने देखा होगा, जब हल्दात बान किया जाता है, जब देखना उखड़ मुसड़ से जोक के अंदर ऐसे भी किया जाता है। अगर वो आपस में भिड़ गए तो दोनों का माथा फोड़ी होगी। फिर 2 छाछड़े होते हैं जिसके अंदर जो उधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर कल करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। फिर उसके बाद में हल्दी चढ़ाते हैं। इसका मतलब भाई मारी छोरी बांध बैठ गई। फिर आपको एक चाकू सा दिया जाता है, बेटा घर से बाहर मत निकलना। क्यों मत निकलना? बोल सा भूत नहीं लग जाएगी। अब घर वालों कौन बताए, इससे बड़ी कोई है ही नहीं, दूसरी नहीं, समझे आप? यस। तो छाछ एक वो होता, छाछ गेहूं को फटकारने के लिए। आजकल मशीनें आ गई साहब, मशीनें साफ कर। पहले छाछ से गांव में पहले तो छाछ उसको जो है डाला जाता था, हवा से जितने भी फूसके होते थे वो उड़ जाते थे। फिर बोलते हैं गेहूं को उसके अंदर आटे पे डालने, मतलब कहने का तो घर के अंदर ही चक्की होती थी हाथ से पीसने के लिए। गेहूं का पीसना करने के लिए छाछले से फटकारा जाता था उसको। अरे किया जाता था क्या? गेहूं के अंदर से मिट्टी निकल, वो सब उस काम में लिया जाता था छाछ। तो राजस्थानी भाषा में छाछ शब्द का कि छाछला होता है, छाछ क्या होता है, गेहूं साफ करने का और बहुत सारी चीज साफ करने का ये होता है। तो छाछ एक्चुअली में दोआब का नाम भी है। तो छाछ दोआब झेलम और किसके बीच में? चेनाब। नंबर 3 आता है रेचना। क्या नाम आता है? रचना नहीं, रेचना। फिर आता है ये नंबर 4 बारी दोआब, और लास्ट नंबर 5 आता है बिस्त दोआब।
विस्त डायग्राम बनाओ और ऐसे उतारो। सिंधु नदी के प्रमुख मैदान या दोआब। डायग्राम बनाना है साहब ताकि आपको याद रहे। दीदी डायग्राम बनाना है, मुंह नहीं बनाना। है? मैं हट जाऊं तो पढ़ाएगा कौन फिर? थोड़ा सा जहां पर ये नीचे लिखेंगे आप लोग अलग से, मैं बता रहा हूं, आप उनके सामने कैसे लिखना, सिंधु सागर डैश करके लिखना, सिंधु नदी झेलम नदी। समझ गए मेरी बात? फिर छाछ को लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, झेलम नदी चेनाब नदी। फिर रेचना को लिखेंगे वो लिखेंगे चेनाब नदी रावी नदी। फिर बारी को लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, रावी और व्यास नदी। फिर बिस्त उसके आगे लिखेंगे व्यास और सतलज नदी। ऐसे लिख लिया साहब आपने? और इसी के साथ में आपका जो सिंधु नदी है वो क्या होती है, कंप्लीट समाप्त होती है। ओके, हेडिंग लिखेगा गंगा नदी तंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, सिंधु नदी आपने पढ़ी, आपके दिमाग में आपके भेजे में कुछ बात बैठी क्या? अरे बैठी क्या? यस, थोड़ी बहुत तो बैठी होगी। और ऐसे जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो उनको भी दिमाग में ऐसी बात नहीं बैठी होगी। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर? और मोस्टली तो इस क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग क्या मोस्टली पूरी क्लास ही पहली बार ही पढ़ रही है सारी चीज़ें। ओके, तो मैं आपको बस उसी आधार पर बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ, तो इनको सबको पढ़ते रहना आप धीरे धीरे। गंगा नदी तंत्र, ओके, यस। और गंगा नदी तंत्र आपने लिख करके और पूरे कार्यक्रम को छोड़ दीजिएगा, बात को समझिएगा, बंद कर दीजिएगा, आगे कुछ नहीं लिखना जब तक मैं ना बोलूँ तब तक।
कई दीदी लिखती रहती है, बस ये बोल रहा है कुछ छूट ना जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। देखिए, भारत की सभी नदियों के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है साहब गंगा नदी। कौन सी नदी है? देखिए साहब, गंगा नदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस देश के अंदर जिस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं वो है साहब हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? और हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी। और इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां, पूर्वजों की, अपने पाप, ये सब धोने के लिए किस में पहुंचता है? गंगा नदी। गंगा में क्यों पहुंच रहा है? मेरे घर के पास में नाला बह रहा, उसमें क्यों नहीं पहुंच रहा? मेरे घर के पीछे नदी बह रही है, उसमें क्यों नहीं पहुंच रहा? और बगल में नदी में क्यों नहीं पहुंच रहा है? एनी गैस, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई भी आपके दिमाग से जो भी उपज रहा हो। और मेरे साथ में प्लीज़, मैं जब आपके साथ में इंटरेक्शन करूं, बातचीत करूं, तो मुझे जवाब देने की कोशिश करें। ऐसे ना शकल बनाएं कि पता नहीं मैं इस ग्रह की हुई नहीं समझा मेरी बात? यस, या फिर ये जो बोल रहा है इसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी अभी चंद्रमा पर जो भेजा था हमने सैटेलाइट, उससे इस आदमी को लेके आए। नहीं समझा आप? ऐसे नहीं सोचना है कि मैं दूसरे ग्रह का नहीं, मैं इसी ग्रह का हूँ। तो आप मुझे बताने की कोशिश करें कि इसी नदी में क्यों, किसी और नदी में क्यों नहीं? जी दीदी, इनको नहीं बतानी, मेरे को बतानी है। क्या बोली है? खड़ी हो, बगल वाली खड़ी हो। अरे खड़े हो जा बेटा। है? हाँ, थोड़ा तेज बोल, जैसे तू चिल्लाती है ना वैसे बोला। है? पवित्र मानी जाती है, तो क्यों मानी जाती है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये कह रही पवित्र मानी जाती है। अच्छा, और ऐसे बोल रही है? अच्छा, ये खाना भी ऐसे ही खाती होगी। इतनी बातचीत हो गई, इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर भी नहीं बता पा रही। बता, अब बोल जा। हाँ भाई देखो, अब बताएगी संजू। हाँ तू बता भाई। शिव जी की जटाओं में से निकलती है। वाह, बहुत बढ़िया, ये भी बात। अब देख, एक बताएगी कार्तिक नारी है कहाँ। हाँ बता। वो क्या है ना? हाँ बता बता। राजा तो नहीं था, ऋषि था। यस, पहुंच गई बात जो मैं पूछना चाह रहा था। और कोई पीछे क्या समझ में आई आपके? हाँ आप बताओ, ये क्या कहना चाह रही थी? बहुत ध्यान लगा के सुना था आपने। ठीक है, कहां से लेके आए थे? घर से? सुनिए सर, ठीक, धर्म कौन सा? ये धर्म ही मानता है कि ऊपर दो लोक हैं। कितने लोक हैं? लोक, रहने का स्थान। एक स्वर्ग और एक नरक। राइट? यस। तो खुद की बेइज्जती पर तुम कितना हंसते हो ना। यस, एक स्वर्ग और एक नरक। एक ऋषि था जिसका नाम था भागीरथ। क्या नाम था? यस, भागीरथ ही, भागीरथ, भागीरथ ऋषि। और पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, डायरेक्ट भगवान से इंटरेक्शन होता था उनका, देवताओं से। और इतने शक्तिशाली विद्वान हुआ करते थे, कई हजारों सालों तक बिना कुछ खाए एक जगह बैठे रहते थे। और आज वाले तो बोले थे 5-1 मिनट थोड़ा सा पूजा करनी है, ओम जय जगदीश हरे, नहीं समझे आप? ऐसे देखेंगे तो वैसे ही हो गया कार्य। बोलो होता ही नहीं होता बीच बीच के अंदर? यस, पंडित जी कर रहा है, मंत्र बोल रहा है,
ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो, तो फिर बीच में रोक देगा, अरे यहाँ को बैठ जा, नहीं समझा मेरे बात, या कोई और बात बोलेगा बीच के अंदर, तो इंटरेक्शन तो वही होगी। अपन कभी मंदिर जाते हैं तो आप देखना, कभी मंदिर जाते हैं तो हम लोग मंदिर जाने के बाद उस जगह को, बस वो सामने मूर्ति और आप दो ही लोग, मतलब बाकी सब हो, आपको कोई लेना देना नहीं होता, और कितनी शांति मिलती है ना वहाँ पर। और कई लोगों के तो कई बार जब किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके कई दीदियाँ खड़ी होती हैं तो आंखों में कई बार आंसू भी निकल आते हैं ऑटोमेटिकली। इसका मतलब समझिएगा कि आप डायरेक्ट भगवान की शरण में, या फिर आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही जीवन में। बात मूर्ति की नहीं है, बात यह है कि उस परमात्मा की, आप एक छोटी सी आत्मा है इस दुनिया के अंदर, मैं आप सब एक आत्मा है, और इन सबसे बड़ा एक ऊपर जीवन में क्या है भाई, ये पूरा संसार चल रहा है, लोग उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर रात को सो रहे हैं, पूरी सृष्टि में ऊर्जा बन रही है, ये सब कोई ऊर्जा बन, कुछ तो है, अरे कुछ तो है इस दुनिया में, इसका मतलब समझा मेरी बात। ये जितनी भी खोज है, भूत प्रेत सब, ये सब इंसान की खोज, ये सब भगवान की देन नहीं है। सुख दुख ये सब किसकी खोज है, इंसान की खोज, समझा मेरी। उसके पास अभी कोई चीज़, उसने एक पेन खरीदा, बहुत अच्छा पेन खरीदा, उसने तोड़ दिया, तोड़ा किसने, खरीदा किसने, खरीदा था तब बहुत खुशी थी, टूट गया तो, चोरी हो गया तो, राइट। कहने का मतलब ये कि पहले के जो ऋषि थे तो उनको इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुख दुख से उनके कोई मतलब नहीं था। अगर एक जगह बैठा रहेगा, जाहिर सी बात है, कई बार आप देखना पैर आपके, कई बार क्लास में आप बैठे रहते हो तो पैर आपका सो जाता होगा, वो सो इसलिए गया क्योंकि आपने पैर हिलाया डुलाया नहीं था, और एक जगह ही रहने से तो जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक जगह ही स्थिर रहा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाया, तो इसलिए उस पूरी मांसपेशी के अंदर बहुत अच्छे से ब्लड जो है पहुंच नहीं पाया। कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा घूम लेते हैं तो चक्कर, क्योंकि दिमाग तक वो ब्लड पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा, सुन्न, चक्कर आना, ये सब हो जाता है। और जिसको हम भूत प्रेत आत्मा का नाम दे देते हैं, या और कोई ओपरी पराई का नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शमशान घाट में बोले साहब मीठा लेके गए और वहाँ भूत लग गए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जो आदमी जिंदा रहते हुए आपको कुछ नहीं कह पाया, वो मरने के बाद में क्या कह देगा, आप मुझे बताइए। ये सब मनोविकार होते हैं। एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई जा रही थी, किसकी सज़ा सुनाई जा रही थी, और उसको जज ने मौत की सज़ा दे दी, बोले साहब तेरे को सजाए मौत मिलेगी, कोई कर दिया उसने कांड, और तेरे को एक सांप से कटवाया जाएगा, जहरीले सांप से। उस आदमी को कुर्सी पर बैठाया और उसका मुंह ढक दिया, मुंह क्या कर दिया, ढक दिया, और वहाँ पर कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 2 आलपीन लेकर के उसके हाथ के चुभाई, 2 मिनट बाद में वो आदमी मर गया। क्या सांप से कटवाया था? मनोदशा उसकी क्या चल रही थी दिमाग में, मुझे किससे कटवाया जाएगा, सांप से, और उसकी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया, उसके डर ने, उसके हार्मोन ने, सारी चीज़ों ने एक जगह अपने आप को रोक दिया, और रोक करके तुरंत उसकी जो है हार्ट बीट रुक गई और वो मर गया। और कई बार आपने गांव में भी खबर सुनी होगी, कई बार ऐसे सुनाते हैं, और साहब वो था ना, वो अपने पड़ोस में रहता था, वो सांप मर गए, कैसे मर गए, हाँ ऐसे करते हैं, और हार्ट बीट कईयों की रुक जाती है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार कई बात बोलने से हार्ट अटैक आ जाता है ना। ऋषि मुनियों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो सुख दुख जो तुम्हारे इंसान, जो तुम लालसा रखते हो, मैं ये बन जाऊँ और मैं वो बन जाऊँ और मैं ये लेके आऊँगी, काश इतने सारे पैसे आता है, ये लालसा नहीं रहते थे, इसलिए वो लोग, उनकी तपस्या में बहुत दम हुआ करता था। कई लोग, जब मैं कई बार बड़ी क्लासों में पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने ये प्रश्न आते हैं, सब ऐसा कैसे लेके आ सकता है भागीरथ ऋषि, मैं फिर ये बातें बताता हूँ ना, तब उनके दिमाग को सूनापन करके और फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे लेके आते थे, हज़ार साल तक जिंदा रहते थे ऐसे। और कई लोग तो सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि वो ढंग से रोटा ठोक सके, नहीं समझा मेरी बात ये, कि ढंग से खाऊंगी तो जिंदा रहूंगी, अच्छा खाऊंगी तो जिंदा रहूंगी। कई दीदियाँ अच्छा कम खाती हैं और वो सोचती हैं कि मैं अच्छा पहनूंगी तो, अच्छा दिखूंगी तो, नहीं समझा मेरी बात। बहुत सारे खुद के खाने पीने का पैसा जो है वो पूरा अपने फेरोलवली पे खर्च की जा रही, उनको पता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में क्यों जी रही। तो भागीरथ ऋषि वो था, और उसने स्वर्ग लोक में बहने वाली नदी, किस में बहती थी, स्वर्ग लोक में। हिंदू धर्म के अंदर ग्रंथों में बताया गया कि अच्छी जगह और नरक बुरी जगह। अगर आप इस धरती पर गलत काम करेंगे तो आप किस में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो एक लोक है ये, तो इस लोक के अंदर बहती थी साहब। और मैं बता देता हूँ, इस लोक के अंदर कोई भी व्यक्ति गया वो कभी वापस लौट के, तो धरती पर किसने बताया कि ऊपर 2 चीज़ें,
पहली बात, आपको डर होना चाहिए उस परमात्मा का, किसी का बुरा करने से पहले। आपकी नीयत हमेशा, जिस व्यक्ति की नीयत हमेशा साफ होती है बच्चों, ध्यान रखना, जो एकदम क्लियर स्पष्ट होता है, जो अपने दोस्त से फायदा ले लिया, स्वार्थीपन उसके अंदर ना हो, अपने दोस्त से फायदा ले लिया, दोस्त ने जब कभी मदद मांगी और आप मदद के लिए आपके पास वो संसाधन थे लेकिन हम मना कर दिया, तो इसके अंदर आपके अंदर स्वार्थीपन, आपकी नीयत में खोट। नीयत इंसान की सही होनी चाहिए। किसी दुकान पर आप सामान खरीदने गए और उस सामान आया 80 रुपये का और उस व्यक्ति को आपने 100 का नोट दिया और उसने आपको लौटा दिया 420 रुपये, जबकि लौटाने कितने चाहिए थे? क्योंकि उसने 100 के नोट की जगह क्या समझा, कितने का दे दिया? 500 का। ये बात आपको पता है कि भाई साहब उसने 500 का समझ लिया जबकि मैंने 100 का ही दिया है। अगर आपने वो 400 रुपये उसको लौटा दिए, क्योंकि लौटाने 20 ही चाहिए थे उसको, 80 रुपये का सामान था, लेकिन आपने एक भी नहीं लौटाया और उस दुकान पर कई 15 दिनों तक भी नहीं गई होंगी आप। ऐसा मैं बताता हूँ वाकया, जिंदगी में कई बार होता है। 10-20 रुपये कहीं ज़्यादा कोई दे देता है तो उस दुकान पर हम नहीं जाते, क्या चीज़ को पता ना चले या भूल जाए। वो नीयत में खोट होता है ऐसे लोगों को। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितने बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आए, कितने बुरे लोग आए। इवन आप पराया धन है, आप किसी दूसरे के घर में जाएं, अपने घर में जाएं, तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप नीयत स्पष्ट और सत्यवादी हैं तो। क्योंकि ज़माना बच्चों बहुत खराब, उस ज़माने के अंदर उस खराब माहौल में जीना हमारा काम। हमें कैसे जीना? यस, सोने के कभी काई नहीं लगती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उंगली बहुत उठाई जाती है सोने पर, चोरी करने वाले बहुत होते हैं, सोने पर बुरी नज़र रखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कभी सोने के काई नाली में भी पड़ा रहेगा, किसी पानी में पड़ा रहेगा तो उसके काई कभी। ऋषि बनना, हमें ऋषि, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी ऋषि साधु बनना पड़ेगा। हल्का फुल्का खाना, हल्का फुल्का सोना और तप करना। तप मतलब पढ़ना, तपस्या करना। उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। कई ऋषियों के तो पूरे शरीर पे दिमक लग जाती थी। क्या लग जाती थी? आपने कई सुना होगा, आप कई बार, हजारों साल तक एक जगह बैठे रहते थे। देवताओं का तो पता नहीं, लेकिन आप जिस टारगेट की तैयारी कर रहे हैं, ऋषि बन करके, साधु बन करके अगर करेंगे तो 100% अचीव होगा। प्यारे बच्चों, ये जो है भागीरथ ऋषि इस धरती पर लेके आए थे और ये हिंदू धर्म के अंदर ऐसा वाकया है। और जब स्वर्ग में देवताओं के पास में ऐसी नदी बहती थी और इस नदी के अंदर अपनी अस्थियां डालेंगे तो ये नदी क्या कहलाएगी? पवित्र कहलाएगी। और बताया जाता है, और बताया क्या जाता है, ऐसा है, आप कहीं भी किसी भी नदी का पानी बोतल में भर के ले आएं, अगर आप उसको बोतल में रख देंगे तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, बदबूदार हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी के अंदर बैट्रियोफोस, क्या नाम है? बैट्रियोफोस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। एक तो होता विषाणु, एक क्या होता है? विषाणु। शरीर के लिए खराबी करता है साहब। सड़े गले खाने के अंदर विषाणु पैदा होते हैं। और हम लोग जो ताज़ा भोजन करते हैं, दही वगैरह, लैक्टोबैसिलस वगैरह, वो सब क्या होते हैं? जीवाणु। और जीवाणु शरीर के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। हमारे पेट के अंदर भी जीवाणु होते हैं जो खाने को क्या करते हैं? संशोधित करते हैं, पचाते हैं। जीवाणु अच्छे हो। तो ये जीवाणु जो है, वहाँ पर जो विषाणु या बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं, उन सबको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। और ख़त्म करने की वजह से कभी गंगा नदी का पानी प्रदूषित नहीं होता। लेकिन साहब, गंगा नदी का पानी कभी प्रदूषित नहीं होता, इतनी पवित्र नदी, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग पाप करने के कारण अपने क्या धोने के लिए आते हैं? अस्थियों को यहाँ पर डालने के लिए भी आते हैं। तो साहब, इसके अंदर आसपास के नदी नालों, आसपास की फैक्ट्रियों का पानी भी गंगा नदी के अंदर आने लग गया साहब। और धीरे 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 गंगा नदी धीरे धीरे क्या होने लगी? प्रदूषित, और बहुत ज़्यादा प्रदूषित होना शुरू हो गई गंगा नदी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी, कैसी नदी? राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और जिस भी किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित कर दिया साहब, संविधान के अंतर्गत उस चीज को कर दिया, और उसको आपने अगर नुकसान पहुंचाया, आपकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है, आपकी फैक्ट्री की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो साहब आपको सजा भी कानूनी तौर पर दी जा सकती। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री ने।
भारत की कैसी नदी है? पवित्र नदी। इसलिए इसको उद्गम पर गंगा नहीं कहते, उद्गम पर क्या कहते हैं? और इसका उद्गम कोई एक जगह से नहीं, इसका उद्गम लगभग 3 जगह से होता है। कितनी जगह से होता है? 3। वो 3 जगह, अगर आपने कभी कुछ मंदिरों का वर्णन आपने देखा हो तो मैं कुछ 4 मंदिर बना रहा हूं। ये है साहब, और आगे जाकर के फिर ये कहलाती है यहाँ पर गंगा नदी। क्या कहलाती है? गंगा नदी। गंगा, ये जो नदी यहाँ पर आकर गिर रही है, इस जगह का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयाग राज। 2 बड़ी नदियां। कितनी बड़ी नदियां? अगर एक जगह प्यारे बच्चों मिले तो उसको कहा जाता है प्रयाग। क्या कहते हैं? जब 2 बड़ी नदियां एक जगह मिले और आगे एक ही धारा बने तब प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? और 3 नदियां एक जगह मिले तो उसको कहा जाता है त्रिवेणी। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम। और 2 नदियां मिले उसको क्या कहते हैं? प्रयाग। ये नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। एक मंदिर भी है यमुनोत्री और उस नदी का नाम है यमुना। ये है साहब गंगोत्री। क्या नाम है? और यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथ। क्या नाम है? भागीरथ, भागीरथी। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। पीछे की पहाड़ियों से आता पूरा का पूरा पानी और केदारनाथ मंदिर होते हुए। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, बताइए कौन सी नदी में बाढ़ आई थी? उस नदी का नाम है साहब मंदाकिनी। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जो है इसका नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? और बद्रीनाथ से जो नदी निकलती इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। फिर उसके बाद में नदियां अलकनंदा में गिरती है धौली गंगा। कौन सी गंगा? फिर इसके अंदर एक नदी गिरती है जिसका नाम है नंदाकिनी। फिर एक नदी गिरती है इसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। फिर एक नदी गिरती है मंदाकिनी। फिर एक नदी गिरती है भागीरथी। और फिर आगे जाके जहां पर मैंने कहा कि 2 बड़ी नदियां जहां पर मिलती है वो जगह कहलाती है साहब प्रयाग। क्या कहलाती है? प्रयाग। आप देखिएगा जहां पर 2 बड़ी नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसका नाम है साहब देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग नाम है उस जगह का। क्लियर? और देवप्रयाग के बाद में ही ये नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ओके, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर उसके बाद में है उत्तर प्रदेश का, और वो पूरा इलाका आना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? हरिद्वार। अरे कौन सा पड़ता है? हरिद्वार। तो उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग आता है और नीचे की तरफ धीरे धीरे गंगा नदी बहती। ये तो कुछ ही नदियां बताइए, और छोटी मोटी नदियां, एक डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देवप्रयाग है। इसके बाद में जहां पर मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। और जहां पर पिंडार नदी मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। और जहां पर नंदाकिनी मिलती है उसका नाम है नंदप्रयाग। क्या नाम है? और जहां पर धौली गंगा मिलती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। क्या नाम है? विष्णुप्रयाग। तो 1 2 3 4 और 5, कितने प्रयाग हो गए साहब? 5। देखो प्रयागों को याद करने की कोशिश करना। नीचे से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? 2 बड़ी नदियां
बोलो, अलकनंदा प्लस, वेरी गुड, भागीरथी दोनों मिलती है, देव प्रयाग। ठीक है, ऊपर की अगर चर्चा करूं, जैसे अभी नीचे था प्रयागराज, तो बताओ यमुना प्लस, बोलो, गंगा नदी। और अभी प्रयागराज के अंदर 2025 में क्या आयोजित किया जाएगा? कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा। कुंभ जो कि हर 4 साल के अंदर आयोजित किया जाता है। और भारत में कुंभ के मेले जो हैं वो कहाँ पर आयोजित होते हैं? टोटल कितनी जगह हैं? 4। और कितनी जगह है? 4। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, कहाँ पर होता है? उज्जैन। और एक होता है नासिक, महाराष्ट्र। नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन के अंदर जो है क्षिप्रा नदी, और बात करें प्रयागराज के अंदर कौन सी? यमुना गंगा नदी। और सिर्फ हरिद्वार में कौन सी नदी? गंगा नदी। देवप्रयाग, देवप्रयाग के ठीक ऊपर की तरफ फिर आता है कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। सेम, अलकनंदा प्लस कौन सी नदी हो जाएगी बताओ? मंदाकिनी। और मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। बाढ़ किस में आई थी? मंदाकिनी में आई थी। फिर आगे ऊपर चलते हैं, फिर कौन सा आता है? कर्णप्रयाग। कर्ण सूर्यपुत्र था साहब। अगर कर्ण चाहता तो पांडवों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, पूरी तरह से। इतना बलशाली और शक्तिशाली था। और कर्ण ने जो दोस्ती निभाई थी साहब, वो सबसे दुष्ट व्यक्ति दुर्योधन के साथ में निभाई थी। लेकिन सवाल किसका था? दोस्ती का। अरे किसका सवाल था? होगा। दोस्त अगर दुष्ट है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अगर घातक है दोस्त, तो मतलब वो तुम्हारा दोस्त नहीं। दुर्योधन भी नहीं छोड़ रहा था कर्ण को। उसको पता था कि कर्ण सूर्य पुत्र है, सूर्य को जो कह सकता है वो कर सकता है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे रथ पर घूम रहा था। कर्ण ने कहा था उस समय, महाभारत के समय, कि आप नीचे उतर जाएं। बोले साहब मैं नीचे उतर गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समझा मेरी बात? और भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही उनसे कवच और कुंडल दान में ले चुका था, क्योंकि कर्ण एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, नियत साफ व्यक्ति था, बहुत बड़ा दानवीर भी था। कवच और कुंडल जो कि उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता था, वो था, जो कि किससे मिले थे उसको? सूर्य से। राइट? कर्ण, तो कर्ण जो है वही अलकनंदा नदी प्लस कौन सी नदी? पिंडार नदी। ओके, फिर आता है ऊपर की तरफ चलते हैं, कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस वहां पर कौन सी आ जाती है? नंदाकिनी। फिर आता है कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा प्लस वहां पर कौन सी गंगा? धौली गंगा। ये लो साहब, ये टोटल कुछ 5 से 6 प्रयाग हैं। और वो ऐसे गंगा नदी ऐसे उद्गम हो रही। गंगा नदी का उद्गम कुछ इस डायग्राम से ऐसे हो रहा है, और फिर गंगा नदी बनती। अगर इसका मैं एक्चुअल डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखिएगा, आप मेरी मेहनत का नतीजा देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है क्या सर? ये देखिए सर, नदी है भागीरथ। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी जाकर के आगे सीधी ये नदी किस में गिरती है? देवप्रयाग, अलकनंदा में। किस में गिर रही है? अलकनंदा। फिर यहाँ से एक और मंदिर आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से नदी निकलती है मंदाकिनी। ऊपर की तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम लिख रखा है, उसके बाद में मंदिर लिख रखा है साहब। मैंने तो इस डायग्राम में तो सिर्फ मंदिर ही बताया था, लेकिन ऊपर पहाड़ी का नाम भी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ गंगोत्री धाम बताया था, ठीक है ना, लेकिन ऊपर की तरफ गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। और उसके और आगे जाके, और जब भागीरथी और अलकनंदा ऐसे मिलती है, तो कभी आपने अगर डायग्राम देखा हो देवप्रयाग का, मैं आपको अभी मैं कल आपको दिखाऊंगा पेन ड्राइव के अंदर, दोनों नदियाँ मिलती है, तो स्पष्ट रूप से इसका पानी आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से। कैसे? क्योंकि ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो गया, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल साफ रहता है, इसमें एरिया में कम लोग रहते हैं, रहने की वजह से यहाँ की नदी का पानी क्या है? साफ।
तो जब ये दोनों नदी मिलती है तो मटमैला पानी है वो किसका है, अलकनंदा का। और एक साफ नदी बिल्कुल स्पष्ट रूप से डायग्राम में भी ऊपर सैटेलाइट से फोटो खींची गई और ड्रोन से फोटो खींची गई तो भी बिल्कुल ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है, क्या मिलती हुई, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हुई दिखाई देती है एकदम, और फिर गंगा नदी बनती है आगे। क्लियर। और आगे बन करके गंगा नदी देखो आगे कैसे बहती है, तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से बहती है गंगा नदी। ये देखिए साहब गंगा नदी ऐसे बह रही है, कैसे बह रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, वहाँ से छोड़ दिया था अपन ने आगे हरिद्वार, आगे हरिद्वार जहाँ पे दोनों मिल गई थी, वहाँ से छोड़ने के बाद में हरिद्वार के यहाँ से बहती हुई ये यमुना नदी इधर से मिलती हुई इधर बह रही है। ये है मेन गंगा नदी, और ये सीधी किसके अंदर गिर गई, बंगाल की खाड़ी। राइट। ये जो नदी आप देख रहे हैं इसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। ये यहाँ से निकलती है यमुना नदी, यस, यमुनोत्री बताया था ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले, यस। और ऐसे होते हुए सीधे यहाँ पर गिरती है। और यमुना नदी में कौन सी मिलती है, तो यमुना नदी के अंदर देखो चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल, चंबल में बनास। फिर इसमें एक नदी और मिलती है सिंध नदी, एक और मिलती है बेतवा, केन, और गंगा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है टॉन्स नदी, अलग हो। फिर इसके अंदर गिरी, टॉन्स, हिंडन, सेगर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यहाँ तक अगर बात करें मथुरा तक, ये मथुरा से लेके यहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका, किसका इलाका है, उत्तर प्रदेश। देखो साहब यमुना नदी के किनारे आगरा, और आगरा के अंदर क्या है साहब, ताजमहल। तो ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। यहां से अगर चर्चा करें गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर, हरिद्वार। फिर आता कन्नौज, कौन सा आता है, कन्नौज। कन्नौज साहब इत्र के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, इत्र। पूरी दुनिया में खुशबूदार जो इत्र बनाया जाता था, फूलों वगैरह के रस से जो इत्र बनाया जाता था वो कन्नौज के अंदर, और उसमें एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, और साहब रामगंगा नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम क्या है, बरेली। अरे क्या नाम है, बरेली। आपने बरेली के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने वो एक गाने में सुना होगा, मेरा झुमका गिरा रे। पहली बात तो ना तो कोई झुमका गिरा और ना ही यहाँ पर झुमका बनते हैं। झुमके जो बनते हैं वो जयपुर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको। जितने भी सोने की कारीगर जो हैं, जो भी ये महिलाएं जो हार वगैरह पहनती है, सब इनके जो काम किया जाता है कारीगर, वो सबके सब कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। जितनी भी अभिनेत्रियों की शादी होती है उन सब का यहाँ से पूरा का पूरा जितना भी वो ज्वेलरी पहनती है, वो ज्वेलरी कहाँ से जाती है, जयपुर से, क्योंकि पूरे पुश्तैनी कारीगर जो है जयपुर के अंदर है। समझा मेरी बात। जितने भी स्टोन वगैरह जो बनते हैं वो सब यहीं पर ही होते हैं, और इनके अंदर लगाने के लिए हीरे वगैरह जो है सूरत वगैरह, क्योंकि सूरत के अंदर हीरे नहीं निकलते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे हीरो को डिजाइन दिया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, उसको सूरत को हीरो की नगरी भी कहा जाता है। क्लियर, सब अलग अलग। इत्र की नगरी बरेली, तो बरेली किस लिए फेमस है, बरेली साहब फेमस है अभी वर्तमान के अंदर बरेली के अंदर। पहले देखो आजकल तो आप देखते हैं जो महिलाएं काजल लगाती हैं, ठीक है ना, तो पहले तो काजल नहीं, मैं बता देता हूँ, आज भी लगाती है, लेकिन पहले जो महिलाएं होती थी काजल लगाती थी वो आँख के नीचे वाली पलक में लगाती थी। आजकल की महिलाएं काजल को ऊपर वाली पलक में लगाती हैं, नहीं समझा मेरी बात। और वो काजल आई लाइनर, ओ माई गॉड, हाँ यस यस, उसी की बात करो। और वो आई लाइनर, जैसे मान लीजिए किसी की आँख है, ये किसी की आँख है, ये देखिए साहब, ओ माई गॉड, नहीं समझा मेरी बात। यस, ये आँख, माँ की आँख, तो लगाते हैं, तो देखो आई लाइनर कई दीदियां ऊपर वाली पलक में लगाती हैं, ये पीछे तक ऐसे लेके जाती हैं, देखो साहब। यस, आप कतई मत समझना कि मास्टर ब्यूटी पार्लर का काम करता है साहब, नहीं समझा आप। यस, क्योंकि साहब मेरे भी पड़ोसन है, इस वजह से तो ऐसे लगाती है कई लोग। यस, लेकिन साहब पहले जो काजल लगाया जाता था वो नीचे वाली पलक में लगाया जाता था। और आज भी हमारी दादी नानी बचपन के अंदर हमारे जो बच्चे होते हैं, देखना
कि वो एक दीवे के अंदर जो है बाती लगा करके किसी में अजवान लगा भर करके उसको लगा देते हैं, ऊपर प्लेट ढक देते हैं और उसकी काड़स को इकट्ठा करती है और करने के बाद में उससे क्या बनाती है? काजल। ओके। और साहब भारत की जलवायु ऐसी है, बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से गुलाब जामुन पैदा होते हैं, फिर भी उसने देखा होगा पूरे उसको टीके टमके, नहीं समझा मेरी बात? यस, नज़र ना लग जाए। तो इसका मतलब अंग्रेजों के बच्चे तो हमेशा नज़र में ही रहते होंगे, उनके तो टीके टमके नहीं होते। लेकिन नहीं साहब, हाथों में नजराना अलग, फलाना अलग, नहीं समझे आप? नून नाई का सिस्टम अलग होता है, एक वो बाती जला करके वो अलग होता है, नहीं समझे आप? वो नज़र उतारना। मैं ये नज़र वाली शब्द कहाँ से लेके आया? तो एक दिन क्लास में पूछा था मैं एक दीदी से, मैं दीदी आज मायूस क्यों बैठे हो? बड़ी क्लास, बड़े कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो पूरी क्लास के सामने बोली, बगल वाली उसकी फ्रेंड हंसी। मैं बोला क्या बात हुई? बोले साहब इसकी तबीयत खराब। मैं कैसे खराब है, क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि ऐसे कह रही थी मेरी नज़र लग गई, कल मैं शादी में गई। उस दिन से मुझे याद रहा कि नज़र भी लगती है, बताओ आप। तो मतलब ये जितनी भी दुनिया में खूब तो ये होता है, लेकिन नहीं साहब, काजल एक्चुअल में यहाँ डलता है इधर, ये वैज्ञानिक तथ्य होता है। काजल के अंदर ऐसा कार्बन पाया जाता है जो कार्बन हमारी रेटिना जो होता है आंखों के अंदर, रेटिना, ठीक है, कॉर्निया, रेटिना, उन सब की दृष्टिपटल, उन सब की जो है अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाता है, जो हमें आंखों से देखने में, आंखों के अंदर गंदा पानी आने में, इन सब में हेल्प करता है, इनको रोकने में हेल्प करता है बस। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर काजल लगा देते हैं, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है सब, कई बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एलर्जी इसलिए हो रही है, आज वाले बच्चों को, अपन लोगों को क्यों नहीं होती थी? अपन पहले क्या होते थे, मिट्टी में खेलते थे खूब दबा के, और जितना बच्चा मिट्टी में खेलेगा उसको एलर्जी की सिस्टम उतना कम होगा, जितना ज़्यादा खेलेगा। साला को नहला दो दोबारा, क्या दिक्कत है? और बच्चे को कितनी भी ठंडो नहलाएं तो बीमार नहीं पड़ता। कई लोग तो, पहले के लोग गोलियां वगैरह दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, आजकल तो हर कोई भी बात हो जाए, माँ का तो माथो दुखे, माथा पकड़ लेगी, दवाई आ रही है साहब। कोई और कोई बात होगी, साहब मेरे तो उंगली दुख रही है, दवाई आ रही है। कई दीदी का बोले साहब बार बार नाखून टूट रहे हैं, दवाई आ रही है, बाल टूट रहे हैं, दवाई आ रही है। पहले ऐसे दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी साहब। पहले क्या किया करते थे, जिन लोगों को सर में दर्द हुआ करता, जिन लोगों को बुखार चढ़ा करता था, वो लोग नहा लिया करते थे ठंडे पानी से। और आपको पता है ठंडे पानी से नहाना बुखार को उतारने की एक टेक्निक होती है आजिब। और आज कई लोग नहा लेते हैं तो उनको डबल बुखार चढ़ जाता है, नहीं समझ, निमोनिया हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं उन लोगों से, नहीं समझा, मुंह में मास्क लगा रखा है, कई दीदी सांस ले रही ऊंचे नीचे, बस अब गई अब गई अब गई, नहीं समझा मेरी यार? आजकल गलत हो गया सिस्टम। तो पिए, तो पहले काजल की जगह एक चीज और लगाया जाता था जो बरेली में बनता था, सुरमा। ओ माई गॉड, अगर आपने देखा हो तो। अब आजकल तो साहब ये जमाना इसका, स्विस ब्यूटी, आइकॉनिक, लैक्मे, इनका जमाना है। 350-400 रुपए का से कार्यक्रम शुरू होता, वो पेंसिल, नहीं समझा मेरी बात? यस। और जितनी ज्यादा छोटी शार्प होगी, जितनी ज्यादा कम होगी, उतनी ज्यादा महंगी होगी। ये हो रहा है साहब, कोई बड़ा ऐसे कोई चाकू जैसा सुरमा इतना पेन जैसा आ जाए तो समझ लो वो 10 रुपए का मिलेगा। वो बोले साहब लोकल चीज है। सुरमा मात्र 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का मिलता था, और इसको पूरे घर वाले सुरमा भर भर के लगाते थे। और आज भी कहीं अगर सुरमा मिल जाए, जो कि अजमेर दरगाह वगैरह क्षेत्र में मिलता है, मुस्लिम लोगों के अंदर ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि मुस्लिमों का शहर ही है बरेली, तो सुरमा जो लगाते हैं तो देखना लगाने के बाद में आंखों में जलाहट पैदा होती है, जलन होती है, वो है। पहले काजल की, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ी, तो कौन करे, बाती बनाए, नानी दादी के पास भी इतना समय नहीं रहा, गाँव से दूर हो गए, शहरों के अंदर कौन बनाए सारा सिस्टम। तो क्या किया गया, सब काजल की डिब्बियाँ आने लग गई थी। और एक छोटी डिब्बी, जितनी छोटी डिब्बी होगी वो उतनी ज़्यादा जलाहट पैदा करेगी, वो उतनी ज़्यादा ओरिजिनल भी होगी। तो बताइए ये कोई आजकल जो ये 350-400 रुपये की जलाहट पैदा करती है क्या? नहीं सर, जलाहट तो तब पैदा करे जब दीदी आँख के अंदर ठूस के लगाए। दीदी तो ऊपर की तरफ लगा रही है, नहीं समझा मेरी बात? यस, उसके ऊपर भी पलक को जो है पूरी तरह से कलर कर रही है ऊपर, नहीं समझा मेरी बात? यस, बताओ आप। वो तो पूरा ऐसे, अगर वो वास्तु में कोई भूतनी भी कांच के अंदर, मतलब कोई भूतनी भी अगर दीदी को देख ले तो वो खुद डर जाए वहीं पर तुरंत, नहीं समझे आप? तो ये सारी चीजें बरेली में बनती है। तो ये जो शहर, अरे इधर, अरे भाई इधर, तो ये सारे शहर इसलिए फेमस है, अपनी प्रोडक्ट के लिए भी फेमस। और ये प्यारे बच्चों, इन प्रोडक्ट के लिए जो जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट इन सबके लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। मैंने बताया था किसी जगह पर कोई उत्पाद फेमस है तो वो उत्पाद वहां पर पैदा हो रहा है तो जीआई टैग दिया जाता है। क्या दिया जाता है?
अब वो लोग नहीं बचे साहब सुरमा लगाने वाले, वो लोग नहीं बचे साहब काजल लगाने वाले, तो धीरे धीरे ये धंधा भी चौपट होने लग गया, खत्म होने लग गया। समझा मेरी बात? आजकल तरह तरह के इतने ऐड आने लग गए, दुनिया भर के लोग सेंट बनाने लग गए, तरह तरह के ऐसे सेंट बनाने, डीओ बना चलने लगे। तो ये जो कन्नौज के अंदर बनने वाला इत्र, और इत्र की एक बूंद को अगर कपड़े पर लगा लिया ना, ओरिजिनल इत्र को साहब, तो उसको चाहे 1 महीने तक कपड़े को धोते रहो, वो इत्र की खुशबू नहीं निकलती थी बाहर। ये सब जितने भी राजा महाराज हुआ करते थे वो सब बनवाते थे, उनकी रानियों को इनको शौक था बनाने का। क्लियर? और शौक आदमी को उजाड़ देते हैं साहब, आपको पता ही होगा। जयपुर शहर जो बसा हुआ था पहले, अलवर के पास में एक जगह पर बसा हुआ था भानगढ़, जयपुर शहर, पुराना जयपुर उसको कहते हैं, भानगढ़। कौन कौन गया है भानगढ़? वेरी गुड। बताते साहब वहां पर भूत होते हैं। क्या होते हैं? भूत। रात को 5-6 बजे, एक्चुअल में जंगली जानवरों का प्रवास वहां पर ज्यादा है, और जंगली जानवर शाम को 6-7 बजे बाद में विचरण करते हैं, और तुम्हारे जैसे कोई वहां पर भूत बैठे मिल गए तो उनको सल्टा लेते हैं। इसलिए ऐसे कई घटनाएं हो गई और कई लोग मर गए। वहां पे आसपास के जो गांव के लोग रहते हैं, आप देखना उनके आसपास के जो पालतू जानवर वो पालते हैं, भैंस वगैरह बछड़ा वगैरह, उनको वो बाघ टाइगर तेंदुआ जो होता है उठा ले जाता है, मार देता है। और कई लोग, कई ग्रामीणों को ऐसी घटना हो गई तो लोग बोलते हैं साहब भूत ने मार दी। मैंने कहा कि सिर्फ मनोविज्ञान की सोच है, मनोविकार। जो जिंदा आदमी कुछ नहीं कह पाया, मरने के बाद में ही उसने क्यों कहा? समझ में रहा मेरी बात? यस। और कई बोले साहब ऐसा नहीं होता तो चलो आप हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी, बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि हो सकते ही वहां पर हो, ठीक है बालाजी महाराज। तो ऐसे तो ध्यान रखेगा। तो भाई अब वहां भानगढ़ के अंदर वो रानी थी, उसको रोज नए बालों में फूल लगाने का शौक था, इत्र बनता था वहां भी, केवड़े का इत्र बनता था। किसका बनता था? और भानगढ़ में अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे जहां पे खंडर महल है, वहां पर केवड़े का बागान आज भी, और केवड़े का जहां बागान होता है उसमें जाने इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि केवड़े के बागान के अंदर सांप होते हैं। कौन होते हैं? सांप, स्नेक, कोबरा सांप, जो कि भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। और कोबरा सांप का जो जहर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। एक बार खा लेता है तो कम से कम 20-25 मिनट बाद में आदमी के पूरे ब्लड के क्लोट्स बना देता है वो, मतलब ब्लड जो तरल होता है, कभी आपने ब्लड देखा हो, बिल्कुल पानी की तरह तरल होता है, लेकिन अगर सांप का जहर चला गया तो वो पूरे जो ब्लड होता है उसको जेली जैसा कर देता है। किसके जैसा कर देता है? जेली जैसा। आपने एक जेली टॉफी खाई होगी, अरे खाई होगी ना, यस, बिल्कुल नरम सी होती है, ऐसा कर देता। अब वो इतनी जेली जैसी होगी तो बताइए क्या नसों के अंदर वो जेल तैर पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो जाहिर सी बात है आदमी की हृदयाघात होकर के क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये होता है जहर का काम, इतना खतरनाक होता है उसका जहर। कुछ मिलीग्राम भी जरा सा भी शरीर के अंदर अटैक करिए। और ऐसी बात नहीं है, कई अभी भी कई जो कंपनियां हैं जो दवाई बनाने वाली है वो जहर से दवाइयां बनाती है। क्या बनाती है? दवाई, शरीर को सूनापन करने की, बेहोश करने की, बिल्कुल उसके अंश से भी कम मात्रा के अंदर जहर का बिल्कुल उसको निकाल करके और उसको और चीजें मिला करके शरीर में पहुंचाया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है कमर के अंदर, कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है सूनापन लाने के लिए, पूरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जिनको ऑपरेशन होता है उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है कमर के अंदर, जिनके नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको नहीं दिया जाता। लेकिन जिनके, और आजकल तो जो महिलाएं होती हैं इतना घर का काम झाड़ू पोछा बैठ के नहीं करना, इसके कारण क्या होता है कि उनको ऑपरेशन किया जाता है। तो धीरे धीरे हमारी शैली चेंज होती जा रही है, तो ये सब चीज़ें होंगी साहब। पहले की महिलाएं घी बहुत अच्छे से खाती थी, कम से कम अपनी डिलीवरी टाइम के अंदर 20-25 किलो घी खा जाती थी। आजकल वाली रोटी चुपड़ी को भी उल्टी आती। तो जाहिर सी बात अगर शरीर के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं जा रही है, मिनरल्स अगर नहीं पहुंच रहे हैं, यस। दक्षिणी भारत के अंदर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की होती है, कोकोनट वाटर ज़्यादा पीती हैं, कोकोनट का सेवन करती हैं, खोपरे के तेल से उनकी सब्जियां वगैरह बनती हैं। तो जाहिर सी बात, तो हमारी डिलीवरी समय के अंदर खोपरे वगैरह का बुरादा दिया जाता है। ये सब चीज़ हमारी दादी नानी आज भी करती है, उसके लड्डू तैयार किए जाते, वो सभी से लिखिए जाते। तो साहब ये जितने भी शहर हैं ये सब चीज़ें बनाई जाती है। तो भानगढ़ के अंदर जब वो औरत भी, वो रानी जो थी, वो डेली फूल लगाने का शौक था उसको। तो वहाँ केवड़े के बागान है। किसके बागान है? केवड़े के। केवड़े का जो बनता है, अंश बनता है, केवड़े का जो महक बनती है, केवड़े के जो रस बनता है, वो कई बार ये भानगढ़ वगैरह में पैदा होता था। अब तो खैर वो चीज़ें गई, वो खत्म हो गई, तो अब सब चीज़ें भी खत्म हो गई। अब वहाँ पर एक ऋषि, एक मतलब कोई पहुंचा, कोई व्यक्ति, उसने देखा कि भाई रानी को बहुत ज़्यादा शौक है, क्यों, रानी बहुत सुंदर थी, क्यों ना रानी को यहाँ से उठा लिया जाए। तो उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ करके और एक फूल बनाया और रानी तक पहुंचा। रानी भी थोड़ा बहुत चीज़ों को जानती थी, और उसने उस फूल को उठा करके इसके फेंक दिया, लगाया नहीं सिर के अंदर, और एक पत्थर पर फेंक दिया। जैसे उस पत्थर पे गया, वो पत्थर उड़ करके सीधा उस आदमी के पास ही पहुंच गया। और सोचो रानी लगा ली तो रानी उड़ करके चली जाती।
तो नहीं किया। और रातों रात ही उस व्यक्ति ने शराब दिया और रातों रात ही जो है पूरा शहर खाली कर दिया, छतें तक उड़ गई उसकी, धीरे धीरे समय के हिसाब से खत्म हो गई। और हवा चलती है, हवा की वजह से वो पूरा एरिया साफ बताते, वहां पे गंदगी नहीं है। गंदगी क्यों नहीं है? हवा की वजह से धीरे धीरे मिट्टी पूरी क्या हो गई, क्लियर हो गई, वहां पर साफ हो गई, इसलिए वहां साफ सफाई ज्यादा है दिखते। और भारत के भू सर्वेक्षण भूवैज्ञानिक विभाग वालों ने जो है पूरा का पूरा वहां पर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे एरिया को अपने कवर में कर लिया। कई सारे शहर इसके लिए फेमस, जहाँ से ये नदी जाती है वहाँ पर कई सारे मेले त्योहार उनका आयोजन किया जाता है। और साहब हमारी इस नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर जो है एक जानवर मिलता है साहब। एक क्या मिलता है? और उस जानवर का नाम है साहब गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन बोलते हैं इसको, बोलते हैं गागेमसुस। क्या बोलते हैं? सारी मछलियों में सबसे समझदार जो मछली होती है वो होती है डॉल्फिन। क्या होती है? गागेमसुस उसका नाम है। यस। और ये डॉल्फिन अब धीरे धीरे जो है अपने अस्तित्व के खोती हुई जा रही है और धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है। और ये गागेमसुस जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये मछली जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है ना? यस। हमारी चंबल नदी में मिलते हैं उदबिलाव, घड़ियाल और जो है गागेमसुस डॉल्फिन। समझा मेरी बात? यस, ठीक है। तो कल हम पूरी गंगा नदी के बारे में लिखेंगे, उसको थोड़ा बहुत मैंने अभी समझाया, थोड़ा और समझाऊंगा मैं लिखवाते हुए, और उसको पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।